नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडीओ प्रिपरेशन 2025 के लिए। और आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस इमिशन इफेक्ट्स, चैलेंजेज एंड रेमेडियल मेजर्स। तो जो इसमें जो क्वेश्चन बनता है उसमें क्या क्या कारक हैं ग्रीन हाउस इमिशन के और कैसे हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, क्या क्या रेमेडियल मेजर्स हम इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद भी क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर जो खेती है उसके अंदर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो भी NO2 गैस में और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है जब डीनाइट्रिफिकेशन होती है। बहुत तेज़ धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, सही तरीके से हम फर्टिलाइज़र का अप्लीकेशन या यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, तब ये ऐसी होती है। फिर है इंडस्ट्रियल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हीट एनर्जी को बहुत अधिक ट्रैप करती हैं। उसके बाद है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मोटा मोटा देखें तो 3% जो N2 है ये STPs होती हैं, ये इमिशन करती है। नेचुरल सोर्सेज में है ओशन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, वेटलैंड्स से मीथेन्स का निकलना और ज्वालामुखियों से भी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो निकलती हैं। उसके बाद क्या है कि मैकेनिज्म क्या है ग्रीन हाउस गैसेज का। जैसे हमारे ये ब्लैंकेट है अर्थ के ऊपर और ये सन है। अब क्या होगा जब सूरज जो भी रोशनी ज़मीन की तरफ देगा, इस ब्लैंकेट के ऊपर देगा, वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होंगे। और जब शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती है वो एटमॉस्फेयर से इजीली पास हो जाती है। और जब ये पास होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर को और हमारे अर्थ के सरफेस को जो वार्म करती है, गर्म करती है। जब इसे टकरा के नीचे इसमें से कुछ इंसिडेंट्स हो जाती हैं, कुछ स्कैटर हो जाती है, वो एक अलग विषय है। उसके बाद जब ये अपनी शॉर्ट वेव ज़मीन से टकराती हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करती हैं और लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है। और जिन गैस हाउस से टकराने तो आई तो शॉर्ट वेव थी और जाएंगी लॉन्ग वेव्स, तो इसका मतलब उनको जाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये हमारा जो अर्थ सरफेस है या उसके बाहर का आवरण है उसको गर्म करेंगी। तो इसके साथ साथ क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस है वो इंफ्रारेड रेज को भी, रेड का मतलब लाल रंग, तो लाल रंग के हम खतरे का निशान मानते हैं। तो ये जो रेड रेज हैं, इंफ्रारेड रेज, ये भी क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को वार्म करती हैं। अब जो अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है वो 33 डिग्री के आसपास है जहाँ लाइफ पॉसिबल है। जो हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स हुए, जो जब फॉरनियर ने इसने पहली बार आइडेंटिफाई किया ग्रीन हाउस इफेक्ट को 1827 में। 1861 में जॉन टिडनर ने हीट एब्जॉर्प्शन बाय गैसेज को प्रूव किया कि गैस हैं जिसके कारण ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद 1996 में सेवनेटे आर्नियंस इसने क्वांटिफाई किया कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अहम रोल करती है ग्लोबल वार्मिंग में। उसके बाद कुछ एविडेंस और कुछ मेजरमेंट के तरीके हैं। जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है 1980 से लेकर अब तक। तो इसमें से 15 बार ऐसे इवेंट अब तक हो चुके जो वार्मेस्ट ईयर्स रहे हैं अब तक के। तो ऐसे दिन भी आए हैं कि 1880 के बाद अब तक और मेन 2001 के बाद 15 ऐसे गर्म साल आ गए। तो कितने 2025 तक 25 साल हुए, 25 साल में से 15 ऐसे साल आए हैं जिसमें गर्म दिन थे। सी का जो लेवल है वो 17 सेंटीमीटर लास्ट सेंचुरी से ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर पिछले 2 डिकेड्स की बात करें तो हर साल पहले साल से दुगना सी का लेवल राइज हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, एक्सट्रीम और फ्रीक्वेंट वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें हीट वेव्स, इंटेंस रेनफॉल, हुरियंस, ड्रोट जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो क्लाइमेटिक या वेदर पैरामीटर्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्रॉप बेस्ड जो क्लाइमेटिक मॉडल हैं ये बता रहे हैं कि 2025 तक आते आते 2.5 डिग्री की वार्मिंग हमारी का प्रोजेक्शन होने के चांसेस हैं।
अब मेजर थ्रेट्स क्या हैं, ये आगे चला गया। जो मेजर थ्रेट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण होंगे, एक तो राइजिंग सी लेवल्स, जिसमें न्यूयॉर्क, मुंबई, ढाका जैसे सिटीज़ हैं जो कोस्ट लाइन के बड़े नज़दीक हैं, तो वो उनके नष्ट होने का खतरा है। दूसरा, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर वहाँ से लोग हटेंगे तो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर सारी की सारी लॉस होगी, और जो हमारा कोस्ट लाइन एग्रीकल्चर है वो सारा सलाइन हो जाएगा, तो वह एग्रीकल्चर का एरिया हमारा कम हो जाएगा। दूसरा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिसमें सुनामी, हुरियंस, फ्लड, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान करते हैं, लाइफ को नुकसान करते हैं, वो उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। और इसके जो अब तक के जो नोटिस उदाहरण है वो कैरिबियन सी में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडियन ओशन रीजन है, उसमें हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, बारिश होती है तो मानसून का जो चक्र है इसमें बदलाव होंगे, आगे भी और हो भी रहे हैं। ड्राउट्स आएंगी, एग्रीकल्चर में इनसिक्योरिटी आएगी, और जो लाइवलीहुड है वो ख़राब हो जाएगा। तो एक तो हमें चेंज यही देखना है, साउथ वेस्ट मानसून जो आता था उसमें हमारा राजस्थान का एरिया था, उसमें बारिश नहीं होती थी, और पिछले कुछ सालों में जो राजस्थान में है रेनफॉल वो बढ़ रही है। इसका मतलब जो मानसून का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। हायर टेम्परेचर होगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो फॉरेस्ट में फायर्स होंगी, होने के चांसेस हैं, हीट वेव्स होंगी, पानी सूख जाएगी, जिसको हम एग्रीकल्चरल ड्रोट आएगा, फूड सिक्योरिटी को खतरा होगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें तो ऑलरेडी क्या वो बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन वो सबसे हार्नेस्ट इम्पैक्ट उन्हीं पे आता है, क्योंकि उनके पास रेमेडियल मेजर्स करने के लिए पैसे कम है, और बस जो एडेप्टिव कैपेसिटी है उनके पास कम है, तो उनके जो डिपेंडेंस है वो जो क्लाइमेटिक सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अब है ग्रीन हाउस गैसेज और टाइप उनकी प्रॉपर्टी। असल में दो तरह की ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, एक तो नॉन कंडेंसिंग और एक कंडेंसिंग। इसको फोर्सिंग और फीडबैक ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं। तो नॉन कंडेंसिंग वो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड टू फ्लोनेटेड गैसेज। ये केमिकली स्टेबल होती हैं, लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम होता है इनका, ये लंबे समय तक चलती हैं। उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिटरमाइन रेडिएक्टिव फोर्सिंग से कर सकते हैं हम। दूसरा फीडबैक है ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर, तो जो वाटर वेपर्स हैं जो कंडेंस हो जाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। ये रिस्पॉन्ड करते हैं टेम्परेचर चेंज को, जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो जैसे इवोपरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, जिसके कारण बारिश होती है। फास्ट क्लाइमेटिक फीडबैक है, एम्पलीफाइड वार्मिंग उमस जिसको कहते हैं उससे बढ़ती है। अगर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेज नहीं कहते, क्योंकि ये इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि ये टाइटली डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर से बाउंडेड होते हैं। इनके पास एक्स्ट्रा एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं जो एनर्जी को कैरी कर सकते हैं। उसके बाद है सोलर रेडिएशन डायनेमिक्स। तो जो सोलर रेडिएशंस होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नीचे पास होती है वो कौन सी होती हैं? विजिबल लाइट, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज। तो इनमें से अगर बात करूँ तो 43% तो हमारी जो विजिबल लाइट है, और 7 से 8% हाई एनर्जी हाई इंटेंसिटी जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो है अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड रेज ये हमारे आवरण से पहले बाहर रह जाती हैं, तो अर्थ एब्जॉर्ब करती है विजिबल लाइट को और रीइमिट्स करती है एज एन इंफ्रारेड रेज, क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशंस में इनको छोड़ती है। तो इसके जो ये विजिबल लाइट और इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेज जो ये आती है, ये वायुमंडल के द्वारा इनका स्कैटरिंग भी होती है, सेटरिंग भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और उसके बाद ये ज़मीन तक पहुंचती है। और जब ये पहुंचती हैं तो ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं ये पॉजिटिव रेडिएशन फोर्सिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। और जब ऐसा होगा तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है, गैस वो 280 ppm थी प्री इंडस्ट्रियल जो हमारा 18वीं शताब्दी के बीच का है, और उसके बाद ये आज जाके हमारा 420 ppm यानी लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा हमारी प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक जो आवरण है उसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन हो गई है।
लास्ट टाइम जो एक्सीड हुई थी वो 400 ppm हुई थी प्लियोसीनिक एज में, यानी आज से 3 से 5 मिलियन पहले इसके बराबर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, इससे पहले 3 से 5 मिलियन साल पहले हुआ था, जो आज के दिन है। इसका मतलब उस टाइम बहुत सारा तापमान रहा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रही होगी, और ये भी मानते हैं जब ऐसी उथल पुथल हुई पृथ्वी में, तो जो पनामा के पास का एरिया है जहाँ से माइग्रेशन अब शुरू है, रास्ते हैं, वो उसी काल में बना था। इम्पैक्ट क्या है इसका? एक तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, ओशियंस का है उनका एसिडिफिकेशन बढ़ेगा, एक्सट्रीम वेदर्स इवेंट होंगे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, फूड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और वाटर की सिक्योरिटी की हानि होगी। ये जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट होने वाले हैं। मिटिगेशन मेजर क्या है? कार्बन कैप्चर या कार्बन स्टोरेज, जिसको हम अगर लिविंग बीइंग से करें तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिसमें सोलर, विंड और बायो एनर्जी है। मीथेन कैप्चर फ्रॉम लैंडफिल्स, इसका ध्यान रखें कि चाहे वो हमारी लैंडफिल्स हो या हमारे लाइफ स्टॉक का जहाँ वेस्ट हो या हमारे राइस का कल्टीवेशन हो, उसको हम किसी तरीके से कम कर पाएँ। इम्प्रूव जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनमें, और ग्रीन हाउस गैस की मॉडलिंग करें। एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम लेके आएँ ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, हमारे एनर्जी की वेस्टेज ना हो। अगर बायोलॉजिकल मेजर की बात करें, एफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतने ही वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे और उसको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और वायुमंडल का जो टेम्परेचर इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लाभदायक पदार्थों में पौधों के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगी। फाइटो रेमिनेशन प्लांट्स के द्वारा और इंजीनियर्ड एंडोटाइप्स हैं उनके द्वारा भी हम ये बायो रेमिनेशन कर सकते हैं। दूसरा है मेथेनोट्रोपिक, जो बैक्टीरिया मीथेन को खा सकते हैं पेटलैंड्स में, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो इससे क्या होगा, तो हमारी मीथेन गैस का इमिशन है उसको हम 50 से लेकर 70-75% तक कम कर सकते हैं। अब चैलेंजेस इन ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, इसमें मेजरमेंट ऑफ अनसर्टनिटीज, जिसमें मीथेन और एंटो गैसेज है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इमिशन डाटा, क्योंकि चेंज हो जाता है नीड के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय में बदल जाती हैं। और वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। स्लो ग्लोबल ट्रांजिशन है अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स की, अगर फॉसिल फ्यूल की बात करो, इसके ऊपर निर्भरता इतनी आसानी से छूट नहीं सकती। पॉलिसी और रेगुलेशन में गैप है नेशनल और ग्लोबल लेवल पे। अब हमें इसको एक जो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हमें उत्पत्ति को रोकना है तो प्लांट वाइड मॉडलिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक बार इसको ले आए और दूसरे प्लांट पे फिजिबल ना हो, तो जैसा प्लांट होगी उस हिसाब से हमें इसकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनके अंदर से ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस किया जाए, और उसका इवोल्यूशन होगी कितनी हुई है हर यूनिट से, और अवॉइडिंग सिस्टम लेवल सब ऑप्टिमाइजेशन, कि एक के बाद दूसरे के ऊपर चीज़ ना जाए, कोई एक ही प्रोसेस इसमें अडोप्ट हो, और जो कंप्लाइंस है इसको इंश्योर करें कि स्टैंडर्ड्स और इसके क्लाइमेट के गोल्स हम इसमें फिक्स करें। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है? तो इसमें कई पॉइंट्स हैं। इसमें एक तो ये कहते हैं कि अब नो रिटर्न का चांसेस नहीं है इसमें, कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसा क्लाइमेट था तो हम इसके लिए 3 बड़े सिद्धांत या तरीके या पाथ निकाल सकते हैं। डू नथिंग, एक्सेप्ट इम्पैक्ट्स, या तो ये तरीका हमारे पास जो चल रहा है चलने दें। दूसरा एडेप्टेशन, कि कोस्टल प्रोटेक्शन और रेजिलेंट एग्रीकल्चर के ऊपर जाएं हम, कि ऐसी पद्धतियों को लेके आएँ। और अगला है मिटिगेशन, जिसमें क्या है, एग्रेसिव ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन हो, कार्बन नेगेटिव टेक्नोलॉजीज को लेके आएँ। इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुए हैं, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसने ये उद्देश्य किया कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसेज निकलती हैं उसको कम करेंगे, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम 1.5 से 2 के बीच में लिमिट कर सकें, कि इससे आगे ना बढ़े।
जबकि हम ये मान के चलते हैं 2025 तक हमारे 2.5 डिग्री तक हो जाएगी। तो इसको आगे ना बढ़ने देना भी इन 2 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के प्रोटोकॉल्स में या सिद्धांतों में आता है, इसकी कार्यप्रणाली का हिस्सा बना। अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये बहुत थ्रेटनिंग है लाइफ के लिए। तो इसके लिए हम अगर लाइफ को सस्टेन करना है तो हमें कुछ ऐसे उपाय ढूंढने पड़ेंगे, जैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, बायोलॉजिकल और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कोऑपरेशन और एक्यूरेट ग्रीन हाउस गैस क्वांटिफिकेशन और मॉडलिंग। अगर फ्यूचर का रिसर्च का जो फोकस हो वो भी ग्रीन हाउस रिडक्शन टेक्नोलॉजीज के ऊपर हो और एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पे हो, इनोवेटिव एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल फिल्टर्स फॉर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनके ऊपर काम हो, तो ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते, क्लाइमेट चेंज को, ग्रीन हाउस गैस को हम इनको लिमिट कर सकते हैं। और ये सारे जब हम मिटिगेशन के ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे तो ऐसा संभव हो सकता है। आप बड़े मन और इत्मीनान से मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और समय समय पर आपको टॉपिक के हिसाब से वीडियोस मिलती रहेंगी। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।